हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यू। और ये जो 10 एमसीक्यू होंगे इसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, इको के भी करेंगे, पॉलिटी एंड साथ साथ करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, ईपीएफओ एग्जाम को मात्र 40 दिन बचे हैं। अब 40 दिन पहले आपका सारा का सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। अगर एक दो सब्जेक्ट्स बचे हैं तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। क्योंकि हम क्या गलती करते हैं, सब्जेक्टिव तो हम सारा का सारा पढ़ लेते हैं, बुक वाला जो होता है पार्ट वो हम कवर कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन फॉर्मेट में हम अपना ज़्यादा ध्यान लगाते नहीं हैं। और यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में ना एग्जामिनर आपको घुमा देता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम सामने पेपर होता है हमारे कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी सही है, सी सही है, तो यहाँ पर हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए जस्ट हमें क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। देखो हमने इको के डिस्कस करे, साइंस के डिस्कस करे, कंप्यूटर के डिस्कस करे, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग, हर सब्जेक्ट के डिस्कस करे। और ये सीरीज़ में हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर में आपको सभी के सभी क्वेश्चंस आने हैं ना। तो 10 क्वेश्चन मिक्स होंगे, एक तरह से आपका जो एक रिवीजन मॉड्यूल होगा ये। और जितने क्वेश्चन हम ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे 40 दिन में, उतना अच्छे से हम अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। और 40 दिन के बाद ईपीएफओ का एग्ज़ाम आप क्लियर कर जाओगे तो ये एक ट्रॉफी है, ये आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट चार्टर एक्ट 1833। देखिए, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के सेशन मेरे देखे हैं तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। पहली लाइन में आपको क्लियर हो गया होगा चार्टर एक्ट 1830 में क्या था। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, पहले हम एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, इट कंप्लीटली अबॉलिश द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन ट्रेड विद इंडिया। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट, इट कंप्लीटली अबॉलिश द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन ट्रेड विद चाइना। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था ये हमें क्या कहता था, इसमें बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर दीजिए। चलिए, होपफुली आपने इसका सही आंसर अभी तक दे दिया होगा। मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। देखिए, जब चार्टर एक्ट 1813 आया था तो यहाँ पर बात सही है कि मोनोपोली खत्म कर दी गई थी, लेकिन कंप्लीटली नहीं करी गई थी। ठीक है, यहाँ पर बात करी जा रही है कंप्लीटली। ठीक है, तो ये ना तो ये आपका ऑप्शन सही होगा ना ही ये। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब मोनोपोली खत्म करी गई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे हम पावर ले लें। ठीक है, हालांकि ये बात सही भी है और थोड़ी सी हम इसको स्टेटमेंट वाइज समझते हैं। देखो, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को प्रेशर था जो वहाँ पर अदर कंपनीज थी, क्योंकि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने एक ही कंपनी को कहा था ना कि आप यहाँ पर इंडिया में जाओ, इंडिया में जाकर व्यापार करो। धीरे धीरे इन्होंने राज करना स्टार्ट कर दिया, तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट को प्रेशर आने लग गया। अब प्रेशर क्यों आने लगा, क्योंकि नेपोलियन ने जीना हराम कर दिया था ब्रिटेन की गवर्नमेंट का। नेपोलियन बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ब्रिटेन की जो कंपनीज हैं वो आसपास की यूरोपियन नेशन के साथ ट्रेड करे। अब ब्रिटेन की जो सरकार थी उन पे प्रेशर आया, जो ब्रिटिश कंपनीज थी, कि भाई हमें तो यहाँ पर ट्रेड करने नहीं दिया जा रहा, तो हमें भी आप यहाँ पर इंडिया जाने का मौका दो। ठीक है, तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था इसमें मोनोपोली खत्म कर दी थी, लेकिन कंप्लीटली मोनोपोली खत्म नहीं करी थी, टी में मोनोपोली रहने दी थी। ठीक है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि टी में और या फिर एक और जो था उसमें मोनोपोली रहने दी थी या सिर्फ टी में। ठीक है, ये आप मुझे बताइएगा। और यहाँ से एक तरह से जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हम पावर किसी तरह से अपने हाथ में ले लें। और बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आई, उसके बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक डोमिनेंस था वो भी धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप पढ़ ही सकते हो, तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि एक्चुअली में 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था। ठीक है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के सेशन नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ईपीएफओ हिस्ट्री, वहाँ पर 26 के आसपास लेक्चर्स हैं, उसको आप देखिए तो आपको प्रॉपर एक अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में मॉडर्न हिस्ट्री में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट सेंटर आर करेक्टली मैच विद देयर लीडर्स। अब हम सब जानते हैं 1857 का जो रिवोल्ट था, ठीक है, वो
उसका फेलियर का रीज़न क्या था, क्योंकि वहाँ पर हुआ क्या उस दौर में जगह जगह पर सेंटर्स बने। लाइक एस मान लो कि आप दिल्ली रहते हो, है ना, और दिल्ली में भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, जैसे मुझे एक ही पता है रोहिणी एरिया है, और बाकी नोएडा के एरिया पता है। तो दिल्ली में मान लो रोहिणी एरिया है, और बाकी जगह तो दिल्ली में राइट चल रहे हैं लेकिन रोहिणी वालों को पता ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही पूरे इंडिया में सिनेरियो देखने को मिला था 1857 की, जब रिवोल्ट स्टार्ट हुए थे। तो ये रिवोल्ट जहाँ जहाँ हुए वहाँ वहाँ ब्रिटिशर्स को सप्रेस्ड करा गया, नो डाउट, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम आई कि ये रिवोल्ट ऑल ओवर इंडिया नहीं हुए थे, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिवोल्ट कहाँ कहाँ हुए और लीडर्स कौन कौन से थे। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो बरेली में जब रिवोल्ट हुआ 1857 का ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटिशर बोल रहा हूँ तो यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक रूल किया था? 1857 तक, क्योंकि 1857 के बाद सारा का सारा जो रूल है वो किसके पास चला गया था? ब्रिटेन की गवर्नमेंट। तभी हम कहते हैं ना क्राउन रूल कब शिफ्ट हुआ था? 1858 से, ठीक है। 1858 से लेकर 1947 तक हमारे इंडिया पे रूल करा था ब्रिटेन की गवर्नमेंट, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो बरेली में जब विद्रोह हुआ था 1857 का, तो उस टाइम लीडर कौन थे? खान बहादुर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? चलिए एक बार बी देख लेते हैं, मतलब सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। बिहार में जब रिवोल्ट हुआ तो उस टाइम बिहार के लीडर थे कुंवर सिंह, ठीक है। सी देख लेते हैं। आइजाबाद यहाँ पर जब विद्रोह हुआ तो यहाँ के जो लीडर थे उनका नाम था शामल। तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली आपने अभी तक इसका सही आंसर मार्क कर दिया होगा। तो गाइज इसकी सही जो सही सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वन एंड सेकंड ओनली। चलिए इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। देखिए दिल्ली में मुगल के अंतिम बादशाह कौन थे? तो उनके एक जनरल थे, जनरल बख्त खान। वो यहाँ पर रिवोल्ट कर रहे थे क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे। हालांकि हमारे जो इंडियंस हैं उन्होंने जिले लाही बोला था उनको। तो वो एक तरह से सोचने लगे थे कि बस अब तो मैं ही यहाँ का राजा बनूंगा, है ना, क्योंकि बहुत मुगल्स वीक हो गए थे और उस ड्यूरेशन में सच पावर भी नहीं थी, और पेंशन पर मुगल्स ब्रिटेन की जी रहे थे, ठीक है। तो उस दौर में जो मुगल से बहुत बहुत वीक थे, लेकिन हमारे इंडियंस ने यहाँ पर जो मुगल के अंतिम बादशाह थे, चलिए मैं बता देता हूँ, बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो इनको कहा कि नहीं, आप जिले लाही हो। और हमारे देश में जब तक एक तरह से मुगल्स रूल कर रहे थे तब तक हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसा सच, लेकिन जब से ब्रिटिशर्स आए हैं हम तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मतलब हर तरीके से ब्रिटिशर्स हमें दबाने की कोशिश करते हैं। तो इनको एक तरह से लीडर माना गया था। तो इनके जनरल थे जिनका नाम था बख्त खान, ठीक है। कानपुर से लीडर थे नाना साहिब। नाना साहिब इनकी भी स्टोरी है, आप मराठा वाला सेशन देख सकते हैं, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। जब एंग्लो मराठा वार हुए उसके बाद जो अंतिम पेशवा थे उनको ब्रिटिशर्स मजबूर कर देते हैं कि आप बिटूर ही रहेंगे। बिटूर एक जगह है कानपुर के पास, ठीक है। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर पेशवा रहेंगे तो वो फिर से रिवोल्ट कर सकते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ब्रिटिशर्स ने मजबूर कर दिया कि आप महाराष्ट्र वाला रीजन ही छोड़ दो, ठीक है। तो उन्हीं के बेटे थे नाना साहेब। तो इन्होंने विद्रोह करा, कानपुर में बदला लिया अपने फादर का, ठीक है। लखनऊ में बेगम हजरत महल, इनके साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू एक भेदभाव हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है कि विले की नीति, जैसे किसी भी राजा का अगर खुद का बेटा नहीं है, बेगम हजरत महल, एक मिनट जस्ट, नहीं, इन लखनऊ में एक्चुअली में क्या हुआ था, लखनऊ में जो राजा हुआ करते थे इन पर कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए थे, सॉरी, यहाँ पर स्टेटमेंट है कि कुछ इल्ज़ाम लगा दिए थे कि आप ढंग से यहाँ पर रूल नहीं कर पा रहे, तो इनको हटा दिया था, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो, बेगम हजरत महल, ठीक है। बरेली खान बहादुर लीडर थे। बिहार से कुंवर सिंह थे। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, ठीक है जी। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ये एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला केस था, ठीक है। चलिए, बागपत से शामल, ठीक है। तो ये सारे के सारे लीडर्स पढ़ने हैं, वैसे आप बहुत सारे लीडर्स हैं। इलाहाबाद से आ जाता है लियाकत अली। अच्छा चलिए, मैं आपको एक यहाँ पर फैक्ट बताता हूँ जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 का रिवोल्ट था वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मान के चलो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, दिल्ली में जो लीडर हैं जनरल बख्त खान, इनके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स कौन से थे? तो ब्रिटिशर्स के जनरल कौन से थे ये भी हमें पता होना चाहिए।
ईपीएफओ में थोड़ा सा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, एसएससी में नहीं आता। एसएससी में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताइए दिल्ली के लीडर कौन थे, कानपुर के कौन थे, लखनऊ के कौन थे। लेकिन ईपीएफओ में थोड़ा सा हमें डिटेल जाने की ज़रूरत है। तो आप 1857 का जो रिवोल्ट है उसको अच्छे से देखिएगा उस सेशन को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं अब आपको बता देता हूँ, एक विंसेंट आयर थे, बहुत ही फेमस थे ब्रिटिशर्स के ये जनरल, और ये बरेली से इन्होंने सारा का सारा रिवोल्ट शांत करवाया था। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो इज कॉल्ड एज द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया। अब प्रॉफिट हम सब जानते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, जो इस्लामिज्म को लेकर आए थे। अब हमारे देश में प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया किसके कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज को लेकर आए थे, श्री रामाकृष्ण, राजा राम मोहन राय, और ये एक सोशलिस्ट थे। मैंने सोशल रिफॉर्म 3 सेशन में कवर करा है, ठीक है, और बहुत अच्छे से मैंने एक एक जो हमारे रिफॉर्मिस्ट थे और रिवाइवलिस्ट थे इनके बारे में आपको बताया है। तो आप बहुत अच्छे से इन तीनों सेशन को देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या फिर स्वामी विवेकानंद। तो न्यू प्रॉफिट किसे कहा जाता था? ये है आपका सही आंसर, श्री रामाकृष्ण। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है श्री रामाकृष्ण। इनको क्या कहा जाता था? प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, ठीक है जी। चलिए, श्री रामकृष्ण परमहंसा। अच्छा चलिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा श्री रामकृष्ण परमहंसा के शिष्य कौन थे, ठीक है। तो स्टूडेंट कौन थे या डिसिपल कौन थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इबोला वायरस। इबोला वायरस डिजीज इज अ रेयर एंड डेडली डिजीज डेट अफेक्ट ह्यूमंस एंड, क्या ये बर्ड को अफेक्ट करती है, या फिर रोडेंट्स को, या सी प्राइमेट्स को, या फिर डॉग्स को? देखिए इसका सही आंसर क्या है। 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए और ठीक से इसका आंसर दीजिए। तो देखिए, इबोला वायरस डिसीज़ बहुत ही रेयर और डेडली डिसीज़ है। हालांकि इसका प्रभाव इंडिया में भी के लिए कम है, लेकिन बहुत ही डेंजर डिसीज़ है ये। और ये होती है ह्यूमंस को एंड साथ साथ प्राइमेट्स को। प्राइमेट्स कहा जाता है मोंकी, गोरिलास एंड चिंपैंजी, ठीक है जी। अब देखिए, इबोला वायरस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये भी एक तरह की एपिडेमिक डिसीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये कहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिली थी? कोंगो, रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ये अफ्रीकन नेशन है। ये मैं आपको ज्योग्राफी के जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस कराए थे, हालांकि ईपीएफओ में ज्योग्राफी आती नहीं। चलिए छोड़िए। तो कॉन्गो जो देश है अफ्रीकन नेशन में, यहाँ पर इबोला के केस देखने को मिले थे। साउथ सुडान में यहाँ पर इबोला के केस काफ़ी देखने को मिले थे, ठीक है। इबोला है क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जब किसी पर्सन को मान लिए इबोला हो जाता है, ठीक है, और इसमें होता क्या है, स्टार्टिंग में 2 से 20 दिन तक तो हमें पता लगता है कि इस पर्सन को इबोला हुआ है। जैसे कोरोना वायरस के ड्यूरेशन में भी हमें 3 से 14 दिन का समय में पता लगता था कि कोरोना वायरस का जो सिम्टम्स हैं वो प्रॉपर हमें बताते थे कि एक्चुअली में इस पर्सन को कोरोना वायरस है। अब नॉर्मल सा फीवर होता है पहले, ठीक है, और फीवर होता है, उसके बाद धीरे 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 हमें पता लगता है कि ऐसा कोई यहाँ पर वायरस भी है जो अफेक्ट कर चुका है बॉडी को। तो 2 से 20 डेज़ का हम यहाँ पर समय देखते हैं अबोला वायरस की, ठीक है। अब देखिए, अबोला वायरस जब मान लो किसी पर्सन को हो जाता है, तो उसका लीवर और किडनी बिल्कुल डैमेज हो जाता है, ठीक है। लीवर काम करना बंद कर देता है, किडनी काम करना बंद कर देता है। बहुत ही डेंजरस डिसीज़ है ये, और एक्सेसिव सेल डेथ देखने को मिलता है हमें, ठीक है। अब सेल डेथ होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था बायोलॉजी में कि जो सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और जैसे जैसे सेल अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब खुद से ही सेल डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर खुद से ही मतलब बनते रहते हैं। ये बॉडी का प्रोसेस है, ठीक है। अब मान के चलो, अगर एक्सेसिव में हमारा सेल यहाँ पर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? एक तरह से ही ना, जैसे जैसे सेल खत्म होंगे, ट्रिगर कर देगा। ट्रिगर किसको करेगा? इम्यून सिस्टम को। और इम्यून सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा साइकोटिन स्टॉर्म से, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सेसिव में सेल ख़त्म होते हमें देखने को मिलेंगे। और इससे क्या होगा, जो हमारा ब्लड वेसल है वो भी डैमेज हो जाएगा, और इंटरनली और एक्सटर्नली हमारा जो ब्लड है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जैसे आंखों से या कहीं से भी ब्लड यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। और बहुत ही डेंजरस डिसीज़ है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जाने गई है, ठीक है। कॉन्गो और साउथ सुडान में, अफ्रीकन नेशन में ये फैला था। हालांकि अभी तक ऐसा तो नहीं पता लगा कि ये डिसीज़ कहाँ से आया, कैसे आया। जैसे बस मतलब ये लगाया जा रहा है कि ये भी बैट से आया था,
ठीक है। कई आपको आर्टिकल्स में देखने को मिल सकता है कि बैट से ये फैला था, लेकिन ऐसा सच कोई अभी इसके एविडेंस नहीं है। ठीक है, बहुत ही डेंजरस डिसीज़ है और ये अफ्रीकन नेशन में, कॉन्गो साउथ सुदान में, हालांकि हमारे भारत में भी केस देखने को मिले हैं बट इतने नहीं हैं। ठीक है, और ये वायरस को हम इस तरह से भी मान सकते हैं कि ये सेपरेट करता है जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कोई जाता है। लाइक जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस अगर किसी पर्सन को हो जाएगा और कोई भी पर्सन उसके कॉन्टैक्ट में जाएगा तो उसको भी कोरोना वायरस हो जाएगा। ऐसे ही ये वायरस भी है। एबोला वायरस अगर मान के चलो किसी पर्सन को है, दूसरा पर्सन कॉन्टैक्ट में गया तो उसको भी एबोला वायरस होने का खतरा है। इवन ये जो वायरस है सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैलता है। ठीक है, तो चलिए बहुत डेंजरस है और अभी कोरोना वायरस भी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, ये एक बार आप पढ़ सकते हो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एजेंट सिमित। एजेंट सिमित क्या है, ये न्यूज़ में क्यों था, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या ये अमेरिकन ड्रोन है जिसको डिप्लॉयड करा गया था पर्शियन गल्फ में? क्या ये एक मालवेयर है जो इन्फेक्ट करता है एंड्रॉयड फ़ोन्स को, या फिर न्यूली ट्रेंडिंग वीडियो गेम्स है, या फिर न्यू ऐप है जिससे हम देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं डिफेंस फोर्सेस के बारे में? ठीक है, जो या फिर हमें डिफेंस फोर्सेस के बारे में बताता है। अब देखिए एजेंट सीमित क्या है, एक तरह का मालवेयर है जो इन्फेक्ट करता है एंड्रॉयड फ़ोन्स को। ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म द टैटू लिंक्स, टैटू इंक्स। देखिए बहुत शौक होते हैं यहाँ पर हमारे इंडिया में भी है कि हम टैटूज वगैरह बनाएं। ठीक है, जो टैटू इंक्स होते हैं उसमें क्या यूज़ करते हैं हम, कौन से कंपाउंड को यूज़ करते हैं? क्या उसमें लेड यूज़ होता है, ठीक है, क्रोमियम यूज़ होता है, कार्बन ब्लैक, या फिर जिंक? तो 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए। अब देखिए इसमें लेड यूज़ होता है, ठीक है, क्रोमियम भी यूज़ होता है, कार्बन ब्लैक भी यूज़ होता है, लेकिन जिंक नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं। टैटू इंक्स आर मेड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड। कौन कौन सी वैरायटी यूज़ होती है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, लेड, क्रोमियम, निकल, आयरन ऑक्साइड, कार्बन ब्लैक, ठीक है, और बहुत सारे पिगमेंट्स। ये सम ऑफ द पिगमेंट्स आर आल्सो यूज्ड इन ऑटो पेंट्स। ठीक है, ये बहुत सारे पिगमेंट ऑटो पेंट्स में भी यूज़ करे जाते हैं। और टैटू जो हम अपने बॉडी पर बनवाते हैं, ये हमारे को मतलब एक तरह से डेंजरस भी है क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। इवन यहाँ पर कैंसर होने का भी खतरा है। ठीक है जी, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आया ना टैटू से, ये आपको सेम स्टेटमेंट देखने को मिलेगी अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और ये कंपाउंड जैसे मैंने आपको जो बताए हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, वो सारे आपको याद रखने हैं, मेनली यही कंपाउंड आते हैं क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट? अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था दिसंबर मंथ में। अब न्यूज़ में क्यों था मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड थ्रू आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट इज 2 लाख। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, आरटीजीएस इज अ 24/7 सिस्टम। अब देखिए न्यूज़ में क्यों था, अप्रोक्स 15 दिसंबर के आसपास की न्यूज़ थी। तो ये जो आरटीजीएस है ये पहले ना जो बैंकिंग आवर्स है उसमें ही हम इस फैसिलिटी को कर सकते थे, मतलब यूज़ कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ, जो हमारा आरबीआई है उन्होंने आरटीजीएस को अब 24/7 यूज़ करने के लिए हमें मतलब अलाउ कर दिया। मतलब एक तरह से हम आरटीजीएस जो स्कीम है या सिस्टम है इसको 24/7 यूज़ कर सकते हैं। पहले ये सिर्फ बैंकिंग आवर्स में था। और इसमें होता क्या है, मिनिमम आप 2 लाख रुपीज़ सेंड कर सकते हो, मैक्सिमम इससे जितना मर्जी। ठीक है, अगर आप इसे कम सेंड करना चाहते हो तो आप आईएमपीएस का यूज़ कर सकते हो, एनईएफटी का यूज़ कर सकते हो। आजकल तो भीम ऐप का बहुत ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है। भीम ऐप बोले तो यूपीआई जैसे गूगल ऐप आप गूगल पे यूज़ करते हो, फ़ोन पे यूज़ करते हो, या जो आपके यूपीआई, यूपीपी नहीं यूपीआई, ठीक है जी। तो आपके जो फ़ोन में आपके बैंक की जो ऐप होगी वहाँ से भी यूपीआई हो जाता है। ठीक है, तो आजकल हम यूपीआई यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट सेंड करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, आरटीजीएस। अब इसका नाम आरटीजीएस क्यों है, ये भी हर चीज़ का ना एक लॉजिक है, एक रीज़न है। रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट मतलब क्या होता है, अगर आप एनईएफटी कर रहे हो, मान के चलो कि एसच मेरा एक्सेस
यहाँ पर अकाउंट है और मैं इस सिटी में रहता हूँ, फ़ोन नंबर ये है, ऐसे ऐसे मैंने आपको डाटा दे दिया, ठीक है। और आप मुझे पैसा भेजना चाहते हो लाइक एस, तो आप एनईएफटी करोगे। अब एनईएफटी जैसे ही आप करोगे ना, तो आपको मिनिमम यहाँ पर टाइम लोड कर दिया जाएगा कि 2 घंटे आपका ये टाइम स्लॉट है और इस 2 घंटे में आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें ना सेटलमेंट्स में पैसा जाता है। सेटलमेंट्स बोले तो लाइक एस एक तरह से पैकेट की फॉर्म में, जैसे मान के चलो आपने एनईएफटी किया, तो बैंक वाले कहेंगे अभी हम 8 से लेकर 8:30 का एक स्लॉट रख देते हैं और इसमें जितने कस्टमर आएंगे ना, इनका पैसा हम इकट्ठा सेंड कर देंगे। ये एक स्लॉट हो गया, ठीक है। यहाँ मान लो कि फर्स्ट सेटलमेंट हो गया, फर्स्ट पैकेट हो गया। फिर 8:30 से लेकर 9 वाला स्लॉट आएगा, इसमें हम सेकंड सेटलमेंट देखेंगे, सेकंड पैकेट की फॉर्म में होगा, ठीक है। इस तरह से जाएगा। लेकिन रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट में क्या होगा, जैसे ही आपने क्लिक करा वैसे ही पैसा आपका ट्रांसफ़र, ठीक है। अगर इंटरनेट स्लो है तो वो बात अलग है, लेकिन आपका पैसा एकदम से ही सेंड हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख अमाउंट छोटी तो होती नहीं। और इसीलिए ये इसको कहा जाता है कि अगर आप 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट करें तो आप आरटीजीएस करो, क्योंकि एनईएफटी में सेटलमेंट के थ्रू पैसा जाता है, तो हमें एक तरह से टाइम लगता है। और हमें जो बैंकिंग सिस्टम है या फिर बैंक्स हैं, वो हमें कहते हैं कि आपको मिनिमम 2 आवर तक का यहाँ पर वेट करना चाहिए अगर आप एनईएफटी को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप इसको इजी फॉर्मेट में समझ सकते हो, जैसे हम फ्लिपकार्ट से कुछ भी मंगवाते हैं। और चंडीगढ़ का बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। चंडीगढ़ में बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अब जैसे यहाँ पर मान लो आपने फ्लिपकार्ट से कुछ भी मंगवाया, तो फ्लिपकार्ट से जो भी ये पर्सन डिलीवरी वाला होगा, वो पहले कहेगा कि मैं 35 के सारे पैकेट्स निकाल लेता हूँ, फिर 36 के निकाल लेता हूँ, 37 के निकाल लेता हूँ, 38 के निकाल लेता हूँ, 39 के निकाल लेता हूँ, इस तरह से। ऐसे ही एनईएफटी। लेकिन एनईएफटी में ऐसा नहीं होता कि मान के चलो आपने पैसा भेजा और मैं यहाँ पर दिल्ली रहता हूँ, ठीक है। और ये पहले दिल्ली वालों को पैसा भेजेंगे, फिर चंडीगढ़ वालों को भेजेंगे, फिर चेन्नई वालों को भेजेंगे, ऐसा नहीं है। ये टाइम के अकॉर्डिंगली सेटलमेंट्स होती है एनईएफटी में, ठीक है। चलिए, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। एनईएफटी फैसिलिटी हम कौन सी कंट्री के साथ भी शेयर करते हैं? मतलब कौन सी कंट्री है जो एनईएफटी के थ्रू पैसा हमारी कंट्री में भेज सकता है, या हम यहाँ से उस कंट्री में भेज सकते हैं? अगर यहाँ पर उस कंट्री से लोग रहते हैं तो वो अपनी फैमिली को भेज सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, ठीक है। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है ये। और आरटीजीएस अब 24/7 है। पहले इसमें टाइम स्लॉट था, लेकिन अब नहीं है, ठीक है जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी? बोथ आर करेक्ट, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा, एक यहाँ पर मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। ऐसे फैक्ट्स वैसे एग्जाम में आ जाते हैं आजकल, कि आरटीजीएस से हम कितना पैसा मतलब हम सेंड करते हैं डेली वाइज, ठीक है। तो एवरेजली याद रख लेना 4.20 लाख करोड़ के आसपास, ये एवरेज है 1 डे का, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आरटीजीएस से अगर पेमेंट करते हो, मान लो आपने आरटीजीएस से पेमेंट करी, तो आरबीआई आपका जो ये डाटा है, ये बैंक वालों को कितनी देर के लिए संभालने के लिए बोलता है? मान लो आपने आरटीजीएस से पेमेंट करा, रमेश ने सुरेश को पेमेंट करा, सुरेश 1 साल के बाद मुकर गया कि मेरे को तो पैसा आया ही नहीं था, इसने केस कर दिया रमेश पर, ठीक है। तो रमेश जाएगा बैंक में। बैंक वाले कहेंगे ऐसा हमारे पास कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। वैसे स्टेटमेंट्स होती हैं। अब आपको होगी कि सर यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टेटमेंट निकलवा लो, या फिर उसके पास प्रूफ होंगे, ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक कंडीशन है यहाँ पर, आरबीआई की कंडीशन पूछ ली जाती है, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या है कि आरबीआई कहता है सभी बैंक्स को कि जो भी आरटीजीएस से पेमेंट हुई है, उसका आप एटलीस्ट 10 साल तक का एक डाटा रखें, ठीक है। 10 ईयर्स तक का डाटा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और मिनिमम या फिर एवरेजली अगर हम देखें, एक दिन में कितना यहाँ पर आरटीजीएस होता है, 4.20 लाख करोड़ के आसपास का, ठीक है जी। और एक 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 दिन में हम अगर देखें, जैसे 2 लाख तो हम मिनिमम करते हैं, तो अगर हम एवरेजली देखें कि पर्सन कितना पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, 58 लाख के आसपास। मतलब एक पर्सन अगर एवरेजली निकाले ना, अगर हम जैसे हम परसेंटेज में या फिर एवरेज वाले चैप्टर में देखते हैं, कि हम देखते हैं कि अगर चलो दिन में अगर 4.20 लाख करोड़ पैसा ट्रांसफ़र हुआ, तो अगर एक पर्सन का अगर हम एवरेज निकालें तो 58 लाख के आसपास का पैसा ट्रांसफ़र होता है पर्सन का, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और आरटीजीएस को 24/7 करने का एक ही मकसद था आरबीआई का, कि हम ग्लोबली एक जोड़ सकें, ठीक है, अपने इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ फॉरेक्स? फॉरेक्स क्या कहा जाता है? फॉरेन रिजर्व को। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन सी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें कहती है फॉरेन करेंसी एसेट्स एफसीए, ओके, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड देख लेते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट विद आईएमएफ, ये मैंने आपको कल ही बताया था। गोल्ड रिजर्व, आरबीआई रिजर्व,
पोजीशन विद IMF। देखिए गाइस, फॉरेक्स के अकॉर्डिंगली जो चारों स्टेटमेंट है वो आपकी सही हो जाएगी। स्पेशल ड्राइंग राइट, गोल्ड रिजर्व, RBI रिजर्व पोजीशन विद IMF। ठीक है, तो फॉरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और लाइक एस मैंने आपको बताया भी था एक सेशन में कि अगर हमें अपनी करेंसी को प्रिंट करना है तब भी हम यहाँ पर अपना फॉरेक्स का रिजर्व लेकर चलते हैं। 200 करोड़ का यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं। अगर हमें प्रिंट करने हैं अपनी करेंसी तो 115 करोड़ के आसपास हमारे पास गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ के आसपास हमारे पास फॉरेक्स होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आज की डेट में हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है? अच्छा खासा इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं एग्जैक्ट डाटा तो नहीं आपको बता रहा हूँ, फिर भी ये अप्रोक्स है 582.27 बिलियन डॉलर। ये अप्रोक्स में क्यों बोल रहा हूँ, ये कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बताइए होगा, फ्लक्चुएट ज़्यादा नहीं होगा। और मतलब इतना मैंने आपको ये जो डाटा है ये याद रखना, ये मैंने अप्रोक्स 12 मार्च के आसपास देखा था, तो फ्लक्चुएट हो जाता है। इसको याद रखना। ठीक है, 582.27 बिलियन डॉलर। एक बार आप इसको गूगल भी कर सकते हो। चलिए, तो कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी? ऑल द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को कब ऐड करा गया था? देखिए, जब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आया था, और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुई थी। ठीक है, तो इसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करा था पार्ट 4A में। ए जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो सही हो जाएगी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रेजेंटली दे आर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज enshrined in the Indian Constitution। ओके, थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। देखिए, अभी के लिए हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 10 नहीं है, तो बी गलत हो जाएगा। फर्स्ट और जो आपका थर्ड है वो सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है जी, अब मैं आपको बता देता हूँ। पहले थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1976 तक, फिर 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडी गवर्नमेंट थी, तो एक ड्यूटी को और ऐड करा गया था। ठीक है जी, ये कौन से अमेंडमेंट में हुआ था? 86 अमेंडमेंट। और आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में देखने को मिलेंगी, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल 51A। चलिए, यहाँ पर आप डिटेल एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और एक फिर क्विज भी करेंगे हमेशा की तरह। द टोटल नंबर ऑफ बेसिक बैंक अकाउंट अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना रीच्ड हाउ मैनी एज ऑन 10 मार्च 2021। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है गैस, तो 10 मार्च तक जो हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट है ये कितने लोगों ने अभी तक खुलवा लिया है? ठीक है, ये आपने मुझे बताना है। चलिए, ए ऑप्शन है 35 करोड़, बी है 61 करोड़, सी है 42 करोड़, और डी है 450 करोड़। तो ये तो ज़्यादा ही हो गया। चलिए, तो आप इन तीनों में से बताइए कौन सा सही है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर दीजिए। चलिए, होपफुली आपने अभी तक इसका सही आंसर दे दिया होगा। देखिए, अभी तक अगर हम देखें जो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट है ये 42 करोड़ लोग खुलवा चुके हैं। ठीक है, और इसमें डिपॉजिट कितना हो चुका है? ये डिपॉजिट फिगर आपने याद रख ली है। ठीक है, ये कब तक की है? 10 मार्च 2021। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट कब बेसिकली खोले गए थे? 15 अगस्त 2015। ठीक है जी, इस दिन प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट आए थे। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका सपना यही था कि हर लोगों का अकाउंट होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें, इससे पहले का आंकड़ा 14 से 16% था जो हमारे देश में अकाउंट्स थे लोगों के, लेकिन उसके बाद ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। क्योंकि इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। देखो, 15 अगस्त 2015 में ये अकाउंट बेसिकली आए थे और लोगों ने प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट खुलवाए, और अभी तक 42 करोड़ बेनिफिशरीज हो चुके हैं, अकाउंट होल्डर हो चुके हैं। और इसका बेनिफिट क्या होता है? हमारी गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ देती है वो डायरेक्टली अब अकाउंट में जाता है, तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट का। जैसे पहले पेंशन्स वगैरह जो जाती थी वो जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे लाइक एज जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो उसमें देखा जाता था कहीं ना कहीं हद तक करप्शन होती थी। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू बहुत सारी स्कीम्स को अब डायरेक्टली जो बेनिफिशरीज हैं उनके अकाउंट के साथ जोड़ दिया गया है। अब डायरेक्ट पैसा उन्हीं के अकाउंट में जाता है, कोई ऐसा मीडिएटर है ही नहीं और करप्शन का कोई ऐसा चांस रहता ही नहीं है।
ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था, पहले अकाउंट्स को ले गए, उसके बाद ये डीबीटी के साथ जोड़ दिया गया, आधार कार्ड लिंक हुआ, और जो भी लोगों ने अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट खुलवाया तो उनको बहुत सारी स्कीम्स दी गई, लाइक जैसे रुपे कार्ड यहाँ पर दिया गया। और रुपे कार्ड एक तरह का एटीएम कार्ड है, इससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। ये भी कितने इशू हैं, ये भी फिगर आपको याद रखने हैं, 30.85 करोड़ के आसपास। अब देखो, अगर मान के चलो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि अगर 1 लाख का जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट है जिन्होंने खुलवाया हुआ है उनको मिलता है, ये उनको कब मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 लाख का जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो उनको कब मिलेगा, ठीक है। अगर उन्होंने 90 डेज के अंदर, मान लो अगर एक पर्सन है यहाँ पे एक्स, अगर इसकी डेथ हो गई, ठीक है, अब इसकी डेथ के बाद इसके जो फैमिली मेम्बर हैं ये क्लेम लेने गए कि 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, क्योंकि एक्सीडेंट से इसकी डेथ हुई है, ठीक है, या फुल डिसेबल्ड हो गया ये। अब बैंक वाले कहेंगे ठीक है, अभी हम देखते हैं, चेक करते हैं, तो वो बैंक अकाउंट चेक करेंगे। अगर 19 डेज के अंदर अंदर उन्होंने, ये एक्स पर्सन ने एटीएम से ट्रांजेक्शन करी है, ठीक है, तो यहाँ पर उनको क्लेम मिल जाएगा 1 लाख का, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब इनकी फैमिली को क्लेम मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये पॉइंट याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट और बताता हूँ आपको मैं। अब बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं, अगर किसी पर्सन ने 15 अगस्त 2015 से लेकर 31/8/2015 के इन बिटवीन अकाउंट खुलवाया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट, तो उनको 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तभी हमें पता लगता है अच्छा ऐसा कुछ भी था। और एक यहाँ पर अगर मान के चलो आपने अच्छे से ट्रांजैक्शन करी है, रिकॉर्ड आपका बहुत क्लियर है, 6 मंथ्स के रिकॉर्ड को अगर देखते हुए बैंक कहे कि ठीक है ये पर्सन अच्छे से ट्रांजैक्शन कर रहा है, रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, तो आपको यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप लगा लो कि एक लोन है, अमाउंट तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर किसी पर्सन के पास पैसे ही नहीं होंगे तो उसके लिए अमाउंट बहुत ज़्यादा है। पहले अमाउंट 5,000 था, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आज भी ये 5,000 है, या हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारे देश के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये 5,000 से कुछ अमाउंट बढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट जो जिसका भी है, उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू कितना मतलब कितना पैसा वो ले सकता है बैंक से, 5,000 या उससे ज़्यादा, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, आज का लास्ट क्विज देख लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड ही है। वो इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड कमलाज वे, अ न्यू बायोग्राफी ऑफ कमला हैरिस, फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये किसने लिखी है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। स्टीफन किंग, एलिस वाल्कर, जॉर्ज सॉन्डर्स, डैन मॉरेन। तो आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमला हैरिस कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी आप मुझे बताइएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। यूएस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, यहाँ के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। चलिए, होपफुली आपको ये सेशन बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस सेशन से, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो ईपीएफओ, एसएससी या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करें, जहाँ पर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो वीडियो, और वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।